Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE channel of Unacademy, the India's largest ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। So my dear friends, let's crack it. Let's crack UPSC CSE with Unacademy. Unacademy प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में फ्रॉम द बेसिक टू दी एडवांस लेवल। यस भैया, फ्रॉम द बेसिक टू दी एडवांस लेवल, और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपको सारे के सारे क्लासेस यहाँ पर मिल जाते हैं। बस करना क्या होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। बस, क्योंकि ये एक फुल्ली लोडेड ऐप है सर जी। यहाँ पर हमको कभी भी और किसी भी समय पढ़ने की आजादी रहती है। यस, हम कभी भी कहीं पर भी अपनी पढ़ाई रख सकते हैं कंटिन्यू फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। रोमन सैनी, मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, मजीद गुप्ता, आशीष मलिक, और मैं भी हूँ भैया। यस, मेरा नाम अमित मोदी है। 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, 2008 से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर। जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें तो इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जैसे ही लाइव क्लास आएगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनअकैडमी का ये एक टेलीग्राम चैनल है Unacademy_अमित मोदी। इस पर आप मुझे जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिस पर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ्स एंड ऑल द क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वेल फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्चरल डेवलपमेंट। भैया 1300 एडी से लेके 1500 एडी, यानी कि 14th एंड 16th सेंचुरी एडी में इंडिया में क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आज हम लोग हमारे इस सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है। यस, यहाँ पर भैया एक और डेवलपमेंट होता है, दैट इज द रिलीजियन, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यस, इसका हम लोग चीज देखेंगे बाद में, लेटर हम लोग पढ़ेंगे। ये एकदम बड़ा टॉपिक है, आइसोलेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम भक्ति मूवमेंट कैसे इमर्ज हुआ, हमने एक ब्रीफ में जान ही लिया था कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू होता है। विद्याशंकर, रामानुज, है ना, ये वल्लभाचार्य, रामानंद, ये कुछ स्कॉलर्स का, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे। यहाँ से भक्ति मूवमेंट शुरू होती है। ठीक है, इस भक्ति मूवमेंट में और एडवांसमेंट होता है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कबीर आते हैं, नानक आते हैं, है ना, कि सगुण निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति ये स्टार्ट होती है। ऐसी सूफी मूवमेंट में सूफिज्म ये स्टार्ट होता है अरब में, है ना। सूफी ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वूल, पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है वूल, यस, ऊन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सूफी। ठीक है, ये चीज। वेल, यहाँ से वेरियस सिलसिला शुरू होते हैं सूफिज्म में, है ना, सुरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, देन चिश्ती सिलसिला जो कि सबसे फेमस है ना। तो ये सिलसिला मींस ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लीनेज होती है, हमारे यहाँ कह रहा हूँ, जैसे भक्ति मूवमेंट में लीनेज है ना। ये चीज जैसे नानक है, तो नानक ने सिखिज्म स्टार्ट किया, तो वो एक ऑर्डर चल गया, है ना, सिख एक रिलीजन ही बन गया। ऐसे यहाँ पर सिलसिला ये बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये काफी ब्रॉड है, हम इसको पूरे ब्रॉड एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे लेक्चर में। यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये चीजें। तो वेल फ्रेंड्स, कॉम्प्रहेंसिवली हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी में सारी चीजें आपको कॉम्प्रहेंसिवली तैयार कराई जाती हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ। ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं भैया, खाली प्रीलिम्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, मेंस पर भी ध्यान दिया जाता है। आंसर राइटिंग कोर्सेज आर देयर फॉर द यूपीएससी सीएसई, काफी इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है सर जी। यस, हमको सब्सक्राइब करना रहता है। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन के साथ ढेर सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, घर बैठे हमको पढ़ने का मौका मिलता है, हम टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, हमारा 100% सिलेबस कवर होता है। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में 100% सिलेबस कवर नहीं होता, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप सब्सक्रिप्शन लेके तो देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा 100% सिलेबस का कवरेज मिलता है, आपको पीडीएफ्स में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हर कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, और वो भी इनफाइनाइट टाइम्स। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, 24/7 का मेंटोरशिप, लाइव टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ। और सब्सक्रिप्शन भैया प्लस का और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन है। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का, दैट इज 49,500,
अमित मोदी ये है एक मैजिकल कोड, जैसे ही अप्लाई करोगे इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फीस कम हो जाएगी, पे करना रहेगा 44,550, 44,550। अगर ईएमआई ऑप्शन लेते हो तो सिर्फ 3,713 रुपया पर मंथ। यस, 3,713 रुपया पर मंथ ये ईएमआई ऑप्शन आपको पे करना होता है। ठीक है, यस, 24 मंथ्स का जो कोर्स है 64,800, 64,800 ये हमको पड़ता है आफ्टर द डिस्काउंट यूजिंग द कोड अमित मोदी, और 81,000 3 इयर्स का। अरे सर, इसमें प्रीलिम्स भी कवर हो गया, इसमें मेंस भी आ गया, इसमें इंटरव्यू भी आ गया, टेस्ट सीरीज भी आ गई, स्टडी मटेरियल भी आ गया। यस, मोर देन 1.5 लाख इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं फॉर द 3 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम। हमको यहाँ पर कितने में मिल जा रहा है? हमको यहाँ पर सिर्फ 81,000 में मिल जा रहा है ना? वो भी ऑनलाइन चार्ज करते हैं यार, 1 ईयर के लिए वो भी, है ना? नॉट फॉर द 2 ईयर और 3 ईयर। हमको यहाँ पर 3 ईयर में मिल जा रहा है। इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, यहाँ पर हमको मिलता है डेली एक पर्सनल कोच, है ना? डेली क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने का स्टडी प्लानर एक मिलता है, और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ये इसके 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं आइकॉनिक के। फॉर द 1 ईयर 69,500, 2 ईयर 1,07,000 एंड फॉर द 3 ईयर इट इज 141,000। ठीक है, आपने अमित मोदी जैसे ही ये मैजिकल कोड यूज किया, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट। 62,550, 96,300, 126,900 ये पेबल रहेगी आपको फीस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बस एक खाली आपको मेंटोर दिया जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा मेंटोर मिलेगा आपको, और डेली का स्टडी प्लानर। बिगनर्स के लिए कोर्स काफी अच्छा है, बिगनर्स के लिए, क्योंकि हमको कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे हमको डेली पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हालांकि प्लस भी अच्छा है बिगनर्स के लिए। ऑप्शनल कोर्सेज अलग से भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अलग से सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पर। 12 मंथ्स का जो प्लान है दैट इज 27,500। आप जैसे ही अमित मोदी रेफरल कोड यूज करोगे 24,750 में आपको ये प्लान पूरा पड़ेगा। कितने में? 24,750 रुपए में 12 महीने पूरा ऑप्शन पढ़ सकते हो। अगर ईएमआई प्लान पे जाओगे तो 2,000 रुपए पर मंथ। ईएमआई प्लान पे जाओगे तो 2,000 रुपया पर मंथ ये आपको मिलेगा। ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं यहाँ, डेडिकेटेड फोकस है। ठीक है, पॉपुलर भी हैं और जो रेयर ऑप्शनल्स हैं वो भी है। भैया मेरा कॉमर्स में काफी इंटरेस्ट है, मैंने किसी से गाइडेंस ली, अरे यार कॉमर्स में क्या करोगे तुम पढ़ के, कॉमर्स में स्कोरिंग नहीं होता, नंबर अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, तो बोल दिया ज्योग्राफी ले लो भैया। नहीं भैया, कॉमर्स लो ना, यहाँ पर आपकी गाइडेंस आपको मिल तो रही है। लॉ, यस, मैनेजमेंट ये सब है, लिटरेचर ये भी है, मैथ्स, एग्रीकल्चर ये भी है। ठीक है, ये बात जनरली ये सजेस्ट कर दिए जाते हैं ऑप्शन, क्योंकि पढ़ाते कोई नहीं है इनको, है ना? इंटरेस्ट हमारा इसमें है और ये ले लें, भैया पढ़ ही नहीं पाएंगे तो अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये बात एक होलिस्टिक मैनर में प्लान सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, 1 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक आप कोई सा भी प्लान ऑप्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो विद द जीएस प्लान यू कैन गो विद द जीएस प्लान। अगर आपको साथ में ऑप्शन भी चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो एंड यूज द कोड अमित मोदी। अमित मोदी ये कोड आप जैसे ही यूज करोगे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। 3 ईयर का कोर्स आपको लगभग लगभग 126 यानी कि वही 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। ये चीज इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। वेल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरा एक मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ साथ आपको और भी एजुकेटर्स के कोर्सेज मिलेंगे, सारे के सारे बाइलिंगुअल। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अमित मोदी while subscribing the courses. Okay, dear friends, so let's crack it. Let's crack UPSC CSE with Unacademy. कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया ये आज का हमारा टॉपिक है। हम लोगों को पता है कि जैसे ही भैया दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, कल्चरल डेवलपमेंट की एक नया फेज इंडिया में शुरू हो जाता है। लास्टली हमने इकोनॉमिक, सोशल ये सारी लाइफें देख ली थी हमारे प्रीवियस सेशंस में। कल्चर वाला पार्ट रह गया था, वो हम आज देख रहे हैं। टर्किश इन्वेडर्स बारबेरियंस नहीं थे, मैं अभी भी बता देता हूँ आपको। यस, वो सेटल्ड तो हुए वेस्ट एशिया में, इस्लाम भी उन्होंने लिया, लेकिन उसके पहले वो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को भी एम्ब्रेस कर चुके थे। यस भैया, हुन्स जो आते हैं देवर हिंदूस, यस देवर हिंदूस, इनिशियली देवर द बुद्धिस्ट, लेकिन फिर बाद में हिंदुइज्म को आते हैं। और जिस एरिया में लोग आते हैं फटाफट से उसी एरिया में वो कल्चरली एसिमिलेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइप्स हैं यार, उनका खुद का कोई कल्चर नहीं था। वो जिस एरिया में गए, जिनके अंडर में काम किया, उन्हीं के कल्चर को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। देखा जाए तो टर्क्स के टाइम पर जो अरेबो पर्शियन कल्चर है वो अपने जेनिथ पर पहुंच गया, जेनिथ पर पहुंच गया। इसका काफी फायदा मिला पूरे वर्ल्ड को। अरे बाप रे बाप, पर्शियंस की डेयरिंग, अरब्स का दिमाग, फील्ड ऑफ साइंस, नेविगेशन, लिटरेचर, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। यस, इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ,
है ना? और जब ये लोग इंडिया आए तो अपने साथ में ये सारी चीजें लाए। इंडिया में भी आकर के दे गॉट द डेफिनेट आइडियाज अबाउट द गवर्नमेंट, यस, पॉलिटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब से। और यहाँ पर आकर के वो अटैच हो गए इन सारी चीजों से, यहीं पर आके बस यहीं पर वो फँस गए। रिलीजियस बिलीफ्स, यस, इंटरैक्शन हुआ रिलीजियस बिलीफ्स का, बहुत सारे आइडियाज डेवलप हुए, ब्लेंडिंग शुरू हो गई और एक नया कल्चर इमर्ज हुआ इंडिया के अंदर। इस कल्चर को हम लोग बोलते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर। और इस कल्चर को बाद में और फ्लरिश किया गया, जिसको बाद में नाम मिला एक बड़ा अच्छा सा कंपोजिट कल्चर। यस, कंपोजिट कल्चर। ये कल्चर अपने आप में ऐसा घुल मिल गया कि इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। यस, आर्ट हो चाहे आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, है ना, सब कुछ एक नया इन्वेस्ट कल्चर ये पूरे इस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश हो गया, है ना। ये चीज स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन बढ़िया कंस्ट्रक्टिव चीजें बना करके किया, है ना। इस 1206 से लेकर के लगभग लगभग 1757 तक, नॉट 57, 87 तक मान सकते हैं, इसने काफी कुछ हमारे इंडिया में बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। इनिशियल फेज में थोड़ा डिस्ट्रक्टिव था, है ना। ये चीज भी रिटेलिएशन था, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी सिस्टम में नया आता है तो अनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन जब वो स्टेबल बन जाता है तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, बिल्कुल बनी। बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो सेरेमनीज हो, चाहे वो रिचुअल्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बिल्कुल बहुत सारी चीजें इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नए सिरे से डेवलप होना शुरू हुई। हमारी जो सोसाइटी थी, है ना, एकदम ऑर्थोडॉक्स हो गई थी, वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुई। बिल्कुल, हालाँकि ऑर्थोडॉक्सी के जो एलिमेंट्स थे वो प्रिवेल भी किए, वे पूरी तरीके से चेंज नहीं हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट था। तो भैया ये चीज़ में स्टैग्नेंट आ गया था। यस, इस चीज़ में स्टैग्नेशन आ चुका था और जैसे ही ये डेवलप होना शुरू हुई, ट्रेड फ्लरिश करना शुरू कर दिया। यस भैया, ट्रेड फ्लरिश करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोड्यूस आना शुरू हो गया। यस, कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं यार। मैंने बताया कि आपको एक नया एलिमेंट आया, एक बिल्कुल स्टेबल सिस्टम में वो इंट्रोड्यूस हुआ, अनस्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। जब अनस्टेबिलिटी आएगी तो कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। ये चीज़ अप्स एंड डाउन्स के बाद में, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा पीरियड डेवलप हुआ। अब यहाँ पर सारे एस्पेक्ट एक-एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर। ये देखो, सीधी-सी बात है, रूलर आएगा तो अपने लिए क्या बनाएगा? कोई भी आएगा तो सबसे पहले अपने लिए क्या बनाएगा? घर बनाएगा, है ना? यस, घर बनाएगा और अपने वर्शिप के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें बनाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ये जो नए रूलर्स आए इंडिया में, इन्होंने पैलेसेस भी बनाए और अपने लिए वर्शिप के लिए मॉस्क भी बनाए। फर्स्ट क्या किया भैया, टेम्पल्स को डिसाइड करना शुरू किया, क्योंकि आइडियोलॉजी वही थी ना, फिलोसफी वही थी कि भैया आइडॉल वर्शिप को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उसी मटेरियल से अपने लिए मॉस्क, मौजोलियम्स या ये सारी चीजें बनाई। सबसे फाइन एग्जांपल है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, यहाँ देख सकते हो, कैन सी ओवर हियर। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कुतुब मीनार के पास बनी है। और अढ़ाई दीन का झोपड़ा, ये कहाँ पर है हमारा, ये अजमेर में है, अढ़ाई दीन का झोपड़ा। ठीक है, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन फेसेट्स थे ये आर्च बेस्ड है। ठीक है, ये सब गर्भगृह से लिए गए थे, क्योंकि वो भी आर्च बेस्ड होता था, है ना। ये चीज यहाँ पर डेकोरेशन का स्टाइल जो था ये थोड़ा सा चेंज हो गया। हमने क्या देखा था हमारे टेम्पल्स में कि हमारे पास ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स, ये सब थे, इनके स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, है ना। यस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के क्या स्कल्पचर्स बनते थे, डेकोरेट होती थी वॉल्स इन्हीं स्कल्पचर्स से टेम्पल्स में। यहाँ पर ये चीज अन इस्लामिक थी। यस, अनइस्लामिक छोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने फ्लावर्स, वर्सेस ऑफ कुरान ये लिखना शुरू कर दिए आर्टिस्टिक मैनर में। और जब ये आर्टिस्टिक मैनर आया तो ये अरेबेस्क्यू, एक नया टेक्निक इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हो गया, दैट वी कॉल्ड एज द अरेबेस्क्यू। ठीक है, टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर टर्क्स ने अपने खुद के बिल्डिंग्स बनाना शुरू किए लोकल क्राफ्ट्समैन की मदद से। ठीक है, यस, और फिर बाद में वो मास्टर आर्किटेक्ट्स वेस्ट एशिया से लाना शुरू कर दिया। ठीक है, टर्क्स, इन्होंने आर्च और डोम, यस, अपनी बिल्डिंग्स में, ये मतलब अगर कहा जाए तो आर्चेस एंड डोम्स इंडिया के अंदर इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया। देखो भैया, देखा जाए तो आर्च और डोम बनाना हमको भी आता था, ऐसा नहीं था,
है ना? हम जब विमान बना सकते हैं, स्टेप बाय कर्वीलिनियर विमान को बनाया था हमने, याद होगा टेम्पल्स में, और स्टेप बाय स्टेप वाला विमान भी हमने देखा द्रविड़ स्टाइल में। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इंडियन आर्किटेक्ट्स को डोम बनाना नहीं आता, लेकिन हम लोग उसे वाइडली यूज़ नहीं करते थे। हम लोग उसे यूज़ नहीं करते थे। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? क्यों यूज़ नहीं करते थे? क्योंकि हमको लार्ज हॉल नहीं चाहिए था, हमको वर्टिकैलिटी चाहिए थी, ठीक है? हाइट चाहिए थी। हमारे टेम्पल जितने भी हैं, ठीक है? दो दे आर मासिव, दो दे हैव द मासिव स्ट्रक्चर एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी होते थे, लेकिन जो मेन गर्भगृह होता था, वो जो है सबसे ऊँचा होना चाहिए, है ना? ये फीचर, इसीलिए हमने डोम को कभी भी यूज़ नहीं किया। इस्लामिक ट्रेडिशन में उल्टा है। इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या है कि इनको एक लार्ज हॉल चाहिए। लार्ज हॉल चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए? प्रेयर करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर गर्भगृह जैसा तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। इट्स कोई टीटी जैसा सिस्टम तो है नहीं। इट्स ओनली अ रे ऑफ लाइट दे आर वर्शिपिंग, ठीक है? द गॉड, वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में है, तो कुछ ऐसा आइडल्स है भी नहीं। तो उनको एक लार्ज हॉल चाहिए। अब लार्ज हॉल तो बना दिया, उसे फ्लैट रूफ भी कर सकते थे, लेकिन सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए डोम बनाया। इसीलिए डोम बनाया, ठीक है? वहाँ पर अगर वो विमान या कुछ ये शिखर या विमान जैसा कुछ बनाते, तो शायद स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं आती। स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं आती। अब देखो भैया, डोम बना दिया, डोम बनाया, बहुत बड़ा लार्ज हॉल है, तो इसमें स्टोन भी ज़्यादा लगेंगे। यस, इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल मतलब इनको अब बाइंडिंग जो मटेरियल है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो यस भैया, न्यू टाइप ऑफ अ मोर्टार, यस, न्यू टाइप ऑफ अ मोर्टार और द लाइन वी कैन से दैट इसे जो जॉइंट करते थे, जिसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं ना आजकल, सीमेंट से हम लोग बनाते हैं। तो यस, मोर्टार दे इंट्रोड्यूस इन इंडिया। उन्होंने इंडिया के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? यस, ये देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि आज का जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सॉरी, जो आज का जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ और सिर्फ अरब्स या पर्शियंस का ही देन था। नो, ये रोमन स्टाइल है। यस, इस तरीके से आप रोम की बिल्डिंग्स में गेट्स देख सकते हो। यस, इट इज अ रोमन स्टाइल बेसिकली। बेजेंटीन एम्पायर में ये कैरी फॉरवर्ड हुआ फ्रॉम द रोम, और बेजेंटीन एम्पायर से आया ये अरब्स में, ये आया अरब्स में, है ना? और डोम जो है वो स्काई लाइन प्लीजिंग ये प्रोवाइड करता है। ये चीज आर्चेस एंड डोम्स जो है, ये अरब्स का भी देन नहीं है मेरे भाइयों, इनकी इन्वेंशन नहीं है टर्क्स या अरब्स की, ठीक है? यस, दे अडॉप्टेड फ्रॉम द रोम, अडॉप्टेड फ्रॉम द रोम। पर लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए, एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया गया है इसके अंदर, तब जाके एक नया डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये स्टार्ट हुआ। ओनियन शेप्ड डोम्स, यस, ओनियन शेप्ड, इस तरीके का, इस तरीके का डोम, अनियन शेप, इसको अनियन शेप डोम बोलते हैं, है ना? यस, ठीक है? ये डोम कुछ इस तरीके के एस्टैब्लिश होना शुरू हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। न्यू आर्किटेक्चर फॉर्म के लिए चाहिए नया मोटा सुपीरियर काइंड, ये आना शुरू हो गया, है ना? ये चीज अपने लिए मॉस्क और पैलेसेस ये बनाना शुरू किए, फिर आर्चेस, यस, फिर पिलर्स, आर्चेस, है ना? ये और चीजें एस्टैब्लिश होना शुरू हुई, ठीक है? इंडियंस को भी ये पता था, पर हम लोग यूज नहीं करते थे इसको। दो मार्च मेथड्स में स्लैब एंड बीम मेथड्स को रिप्लेस कर दिया इंडिया के अंदर, है ना? डेकोरेशन में देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस किया ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन्स में। अरेबिक स्क्रिप्ट एक फॉर्म ऑफ आर्ट बन गई, इसको अरेबेस्क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबेस्क्यू, कॉम्बिनेशन। यस, अरेबिक स्टाइल में कुछ लिख दिया ऐसे, है ना? अरेबिक स्टाइल में, और उसमें फिर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है ये लगा दिए गए, इसको अरेबेस्क्यू स्टाइल बोलते हैं, ठीक है? यस, है ना? इंडियन स्टोन कटर्स, यस, इसको सबसे पहले यूज किया गया यहाँ पर। और देखा जाए तो जो इल्तुतमिश की जो टोम है, आप यहाँ देख सकते हो, इल्तुतमिश की जो टोम है ना? यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इस वॉल में आपको कुछ ये ऐसा कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, ये जो टेक्नीक है ना, पहली बार इल्तुतमिश की टोम में ये लाई गई, जो कि कुतुब मीनार के पास में है। हर एक वॉल कार्व्ड आउट है। यस, कोई भी चीज वेकेंट नहीं है। कार्विंग्स आर देयर। कार्विंग्स किससे? अरेबेस्क्यू स्टाइल से, ठीक है? कलर अपनी बिल्डिंग को ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे ये देखो, ये व्हाइट सैंडस्टोन यूज हुआ है, यहाँ पर रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है। कहीं पर आप देखो शेड फेड दिखेगा आपको, है ना? इट इज ऑफ द सैंडस्टोन ओनली, ठीक है? सैंडस्टोन ओनली। और सबसे मार्बलस जो बिल्डिंग है, दैट इज कुतुब मीनार। यस, इट इज अ विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, ठीक है? 71.4 मीटर हाइट थी ऐबक के टाइम पर, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दी गई। इल्तुतमिश के टाइम पर ये कंप्लीट हुई।
इसका जो सबसे यूनिक फीचर है ना, वो है ये प्रोजेक्टेड बैल्कोनीज। यस, ये आप देख सकते हो ना, प्रोजेक्टेड बैल्कोनीज। ये इस पूरी मीनारेट का यूनिक फीचर है ना? यस, यूनिक फीचर है ना? बैल्कोनीज जो है, ठीक है, लिंक्ड है ये मेन टावर से, ये जुड़ी हुई हैं। ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, ये जो स्टोन बना है ना, इसका पार्ट ही है, ऐसा नहीं कि अलग से बनाई गई है, ये अलग से बना दी गई, नो। जैसे जैसे नीचे से ये राइज हुआ है, ये एक तरीके से ऐसे दिखेगा कि ये राइज हुआ है, राइज होकर फिर ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके ऊपर एक और चीज रख दी गई, फिर वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके ऊपर एक और स्टोरी रख दी गई, ये चीज। हालांकि देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये व्हाइट दिख रहा है आपको स्टोन, इसमें इनिशियली 4 स्टोरीज थी, 1, 2, 3 और 4। ये वाली स्टोरी जो है वो लाइटनिंग से खराब हो गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर कराया और ये 2 स्टोरी जोड़ दी गई। एक नया 5th स्टोरी यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है? ये चीज खलजीज के टाइम पे भी काफी थी। ये देखो, ये है सिरी फोर्ट, ये है सिरी फोर्ट, ये नया फोर्ट बनाया था इन्होंने। क्यों बनाया था यार? बलबन का जो था ना चार्म ऑरा, वो इतना खतरनाक था कि मेहरौली में बिल्कुल जो उनकी गद्दी थी ना, कोई भी खलजी रूलर ने उस पर बैठना बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी। जलालुद्दीन में भी नहीं थी, अलाउद्दीन में भी नहीं थी। ठीक है? इसलिए नया फोर्ट बनाया गया, सिरी फोर्ट, इसको नई कैपिटल बनाया गया। दिस इज रिगार्डेड एज द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने क्या बताया था आपको? दिल्ली 7 सिटीज से मिलके बना है, तो इट इज द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। भैया ये देखना, अपन एक एक करके देख रहे हैं अभी, है ना? हम एक एक करके सारी सिटीज देख रहे हैं अभी, एक एक करके, ठीक है? तो गौर से देखिएगा। ओके, खिलजीज के टाइम पर अपना एक कैपिटल बनाया, सिरी फोर्ट, है ना? कुतुब मीनार के पास में ही है, प्लान सिटी है ये चीज, है ना? ये चीज एक और नया कुतुब मीनार को बनाया था उन्होंने, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। और एक और मार्वलस फीचर है ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, दैट वाज की अलाई दरवाजा। ये है अलाई दरवाजा, है ना? अ गेटवे टू द कुतुब मीनार, ठीक है? अ शेयर एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्च। ये देखो, ये आ गई ट्रू आर्च। इसके पहले की बिल्डिंग्स में कैसी आर्च थी? इसके पहले की बिल्डिंग्स में आर्च कैसी थी? ये गया, ये आया और फिर ये आया आर्च, इस तरीके से। ये है ट्रू आर्च, ये पूरी तरीके से आर्च ऐसे बना हुआ है ना? ये पार्ट साइंटिफिक लाइंस पर अब बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। यस भैया, अब इनका आर्किटेक्चर शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत में जो डिक्लाइन का फेज है वो आता है तुगलक के टाइम पर, है ना? तुगलक के टाइम पर ये तुगलकाबाद फोर्ट का इंटीरियर है, ये आप देख सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे स्टोन इंस्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ग्रे स्टोन से। और यहाँ पर एक नया स्टाइल वो लोग लेकर के आते हैं, दैट इज द बैटर स्टाइल, ठीक है? इस आर्टिफिशियल लेक, अब लेक बनाना भी शुरू कर दिया गार्डन के साथ में यहाँ पर, ठीक है? गयासुद्दीन तुगलक का ये स्टाइल, हाई रेस प्लेटफॉर्म पर अपने मौजोलियम्स को बनाना, मार्बल डोम बनाना, ये चीजें स्टार्ट शुरू हो गई यहाँ पर। बैटर स्टाइल यानी कि स्लोपिंग वॉल, ये टेक्निक जो है हमको तुगलक आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है, ठीक है? तुगलक आर्किटेक्चर में हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? ये पार्ट ओके। सेकंड फीचर क्या है कि यहाँ पर आर्च और लिंटल एंड बीम का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज किया गया। देखो, ये है पोस्ट, ठीक है? ये है पोस्ट, इसके ऊपर बना है ये है बीम, क्योंकि भैया इन पिलर्स को, ये जो छत है ना, प्लेन छत है ना, इसको जो है इसको रेस्ट तो कराना ही है, तो यहाँ के लिए हमको चाहिए ये है लिंटल, ये चीज। ओके, अब ये डोम है, अब इस डोम के आगे पर भी यहाँ पे एक ओपन स्पेस छूटा हुआ है छत के ऊपर। यस, छत है, ये रूफ है ना? रूफ के बीच में ये डोम है, ये ओपन स्पेस। अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको? इसको सपोर्ट करने की चाहिए, अब चाहिए पड़ेगा हमको ये पोस्ट। यस, ये पोस्ट और ये लिंटल, ये बीम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंट्रेंस में जो है आर्चेस आ गई, ये डोम यूज हो ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेथड, ये एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज अ फ्यूजन ऑफ हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्लस द मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये चीज। अब ये क्यों आया? तुगलक ही क्यों लाया? पहले क्यों नहीं आया था ये? देखो भैया, तुगलक जो थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फादर साइड से मुस्लिम थे और मदर साइड से हिंदू थे। यस, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मदर थी वो हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक की मदर थी वो हिंदू थी, गयासुद्दीन तुगलक की जो मदर थी वो हिंदू थी। यस, वो हिंदूज थी, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए जो है ये जो फ्यूजन है ये यहाँ पर हमको तुगलक बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तुगलक के एरा की आर्किटेक्चर की,
तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये सारी की सारी चीजें अपने जेनिथ पर पहुंच जाती हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड गुड बिल्डर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट बिल्डर। बहुत सारे नए नए शहर उसने बनाए, हिसार फिरोजा उसने बनाया, यूपी में फिरोजाबाद है वो उसने बनाया, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है जिसको हम फिरोज शाह कोटला बोलते हैं वो उसने बनाया, है ना। जौनपुर जो है जौना खान के नाम पर, वो उसके टाइम पर बन के कंप्लीट हुआ। ये चीज गॉट इट, ये पार्ट है ना। हौस खास ये उसने बनाया। दिल्ली कुतुब मीनार के कुतुब मीनार को उसने रिपेयर करवाया। साथ ही साथ में अशोक की जो पिलर्स थे उनको वो दिल्ली में लेकर के आया, है ना। ये चीज, ये पार्ट। हौस खास का काम क्या था? ये वाटर टैंक एक तरीके से वाटर सप्लाई करता है ये, है ना। ये पार्ट है ना। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये देख सकते हो, दिस इज फिरोज शाह कोटला। अब तो खैर काफी ज्यादा मतलब ऐसी कंडीशन में है कोटला, ये एक नया फोर्ट वो बनाते हैं। दिस इज द फिफ्थ सिटी, दिस इज द फिफ्थ सिटी। तो सर थर्ड और फोर्थ कहाँ चलेगी? तुगलकाबाद फोर्ट, ये है थर्ड, ठीक है। और इसी में एक और बनी है जहांपना, हो गई फोर्थ। ये मोहम्मद बिन दोना खान ने बनाई, ये बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला ये बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। ये हो गए। चीपर बिल्डिंग्स थे, ग्रे स्टोन यस यूज होता था, इसलिए कार्विंग्स आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पर, बिल्कुल भी डेकोरेशंस नहीं मिलेंगे तुगलक बिल्डिंग्स में, ठीक है भैया। मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क बनाए गए, इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर स्टाइल ये इमर्ज होता है। लोदीज के टाइम पर और फिर से ये चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है ना। लोदीज के टाइम पर जो डोम है ये डबल डोम स्टाइल बन जाती है। अब सर ये डबल डोम क्या होती है? देखो भैया अभी जो डोम बन रही थी ना वो ऐसे बन रही थी, ठीक है। ये चीज अब जो डोम बनेगी ना, यहाँ पर जो डोम बनेगी ना वो ऐसे बनेगी। इसको बोलते हैं डबल डोम, ठीक है। ये लोदीज के टाइम पे शुरू हुई, पहला। दूसरा, ऑक्टागोन, ऑक्टागोनल शेप, ठीक है। अभी जो बिल्डिंग्स बन रही थी ना वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर ऐसे शेप में बन रही थी, अब बनेंगी ऑक्टागोनल जिनके 8 साइड्स है, ठीक है। ऑक्टागोनल 8 साइड्स है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे ही बना लो ऑक्टागोनल। ये ऑक्टागोनल बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक है। ये ऑक्टागोनल शेप में प्लस हाई रेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ये चीज है, ठीक है। हाई रेज प्लेटफॉर्म ये देख सकते हो, ये ऑक्टागोनल बनी है। जहां से भी देखोगे एक सा दिखाई देगा। यस बेटा, जहां से भी देखोगे एक सा दिखाई देगा। यहाँ पर लिंटनल बीम का तो मेथड है वो तो जो यूज हुआ था वो तो हो ही रहा है। लिंटल एंड बीम बिल्कुल भैया, ये तो आएगा, अब सब में आएगा। लेकिन यहाँ पर राजस्थानी और गुजराती स्टाइल शुरू हो गई। ये देखो कियोस्क, ये देखो, ये यहाँ पर कियोस्क बने हैं, दीज आर द कियोस्क, खिड़की दरवाजे ये शुरू हो जाते हैं। लोधीस में हमको ये चीजें देखने को मिलती है, हाई प्लेटफॉर्म्स और गार्डन्स। लोधी गार्डन, बाप रे बाप, दिल्ली में घूमे हो कि नहीं घूमे? लोधी गार्डन काफी फेमस है ना। यस, ये गार्डन्स, गार्डन्स फाइन एग्जाम्पल है ऑक्टागोनल शेप में। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ये ऑक्टागोनल शेप फाइनली अपने कल्मिनेशन पर पहुंचता है ताजमहल में। यस, ताजमहल को आप किसी भी एंगल से देखोगे ना आपको एक सा दिखाई देगा, ये उसका वो है। डिक्लाइन होता है दिल्ली सल्तनत का, आर्किटेक्चर का भी डिक्लाइन एक तरीके से शुरू हो जाता है, लेकिन लोकल ट्रेडिशंस इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लोकल ट्रेडिशंस इमर्ज हो जाते हैं यहाँ पर, और लोकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये इमर्ज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आती है बारी लिटरेचर की। संस्कृत ये एलीट का लैंग्वेज था, यस, ये भी फ्लरिश होती है। शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य ये सब संस्कृत में ही लिख रहे हैं, है ना। आइडियाज को बहुत इजीली तरीके से अपर क्लासेस में डिसेमिनेट किया जाता है। हमने पढ़ा ही था, हमने सोशल इकोनॉमिक लाइफ का जब सेक्शन पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें ये जाना था कि ये हिंदूज में जो वर्ण सिस्टम था वो भी प्रेवलेंट था, वहां पर ब्राह्मण्स वर थे, उनके बीच में संस्कृत काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी, ये चीज, ठीक है। नेटवर्क थे स्पेशलाइज स्कूल्स एंड एकेडमिक्स के यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम डोमिनेशन के अंडर में उनको फ्रीडम थी, को संस्कृत लिटरेचर को पढ़ सकते थे, उसको फ्लरिश कर सकते थे। इवन जितने भी मुस्लिम जो लीडर्स थे जो इंडिया में आए थे, ब्रॉट देमसेल्फ विद दे ब्रॉट पर्शियन विद देमसेल्फ, और
फिर जितने भी संस्कृत टेक्स्ट थे उन सबको जो है पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया गया। यहाँ पर जो है बहुत सारी बुक्स और संस्कृत में लिखी गई, ढेर सारी बुक्स लिखी गई, चाहे मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, म्यूजिक हो, पोएट्री वर्क्स हो, ये सब यहाँ पर दिए गए। सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज अब यहाँ पर बन जाती है, दैट इज द पर्शियन एंड द अरेबिक लैंग्वेज। अगर हम अरेबिक की बात करें तो अरेबिक लैंग्वेज सिर्फ अरब्स ये बोलते थे। टर्क्स जब आए, जब पर्शिया में पहुंचे, या जब वो बोल दो कि उनका जब इस्लामाइज्ड हुआ, तो दे फेवर्ड पर्शियन मोस्ट। थोड़ी सी इजी लैंग्वेज थी ना, थोड़ी सी इजी लैंग्वेज थी, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे पर्शियन से। काफी इजी लैंग्वेज थी थोड़ी सी, है ना ये चीज। अरब के इसीलिए स्कॉलर्स बहुत कम है, अरब के स्कॉलर्स और वर्क्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी में जो वर्क है बहुत सारे हैं, अरेबिक में लिखे गए हैं, है ना। और पर्शियन में उन्हें बाद में ट्रांसलेट भी किया गया। इस्लामिक लॉ जितने भी थे वो सब पर्शियन में प्रिपेयर कर दिए गए, हेल्प ऑफ द इंडियन स्कॉलर्स, विद द हेल्प ऑफ द इंडियन स्कॉलर्स। ये देखो भैया, हम इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार थे, हम बिल्कुल इतने शार्प थे कि हमने अरेबिक और पर्शियन जैसी लैंग्वेज भी तुरंत सीख ली, बिल्कुल तुरंत सीख ली हमने। हम शार्प होते हैं यार, बिल्कुल ठीक है ना ये चीज वेल नोन। ठीक है, फिरोज तुगलक के टाइम पर सारी की सारी चीजें जो है पर्शियन में इंडियन स्कॉलर्स की हेल्प के साथ कन्वर्ट कर दी गई। टर्क्स अपने साथ लेकर के आए, है ना, पर्शियन लैंग्वेज मैंने बता ही दिया आपको, है ना। यहाँ पर मोस्ट नोटेबल पर्शियन राइटर जो थे वो आमिर खुसरो, ही वाज आमिर खुसरो। खुसरो ने बहुत सारे पोएटिकल वर्क्स, हिस्टोरिकल रोमांसेस ये सब लिखे हैं, है ना। ये सबक हिंदी, द स्टाइल ऑफ इंडिया, ये एक पोएटिक वर्क पर्शियन में लिखा जाता है, जो पर्शियन जो इंडिया में लिखी गई। सबक हिंदी, है ना, ये द स्टाइल ऑफ इंडिया ये आता है। हिंदवी बोलते हैं एक लैंग्वेज जो है इमर्ज्ड होती है, जिसको उर्दू कहा जाता है ना। इस हिंदवी को, हिंद में ये लैंग्वेज इमर्ज्ड हो रही है ना। और हिंदी को भी हिंदवी ये कहा जाता है यहाँ पर। ओके, शेख सूफी चैन निजामुद्दौलिया, ये भी ढेर सारे म्यूजिशियंस, यस भैया म्यूजिशियंस। आमिर खुसरो वाज एन अकम्पलिश्ड म्यूजिशियन, ठीक है, यस। फेमस सूफी से निजामुद्दीन औलिया इसे सब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना ये पार्ट। नाउ पर्शियन में हिस्ट्री राइटिंग भी काफी ज्यादा डेवलप होती है। मोस्ट फेमस हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, है ना, यस, जियाउद्दीन बर्नी एंड इसामी। फुतुहातुस सलातीन बुक लिखते हैं, फुतुहात उस सलातीन, है ना, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जियाउद्दीन बर्नी उस टाइम पर, ठीक है। यस, कल्चरल रिलेशन सेंट्रल एशिया ईरान के साथ डेवलप हो जाता है। पर्शियन बिल्कुल डिप्लोमेसी की भी लैंग्वेज बन जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, यानी कि अब पर्शियन प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। इंडिया का अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पर्शियन। मुगल्स के टाइम पे भी पर्शियन ही रहती है। ब्रिटिशर्स 1835 में अब इस पर्शियन को रिमूव करते हैं इंग्लिश से, तब तक पर्शियन ही रहेगी। पर्शियन के आने से पहले संस्कृत, पर्शियन के आने से पहले संस्कृत, संस्कृत के आने से पहले पाली, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश, ठीक है ये चीज। ओके, मेन लिंक लैंग्वेजेस है, ठीक है ये पार्ट यहाँ पर। अब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, तो देखो भैया ये आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये है रबाब, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है रबाब। ये है सारंगी, है ना। ये दोनों चीजें अपने साथ टर्क्स इंडिया में लेकर के आते हैं। अरब का है, ये अरब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोनों, ये इंडिया अपने साथ लेकर के आते हैं। अपने साथ लेकर के आते हैं नए म्यूजिकल नोट्स और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस म्यूजिक के। खुसरो, ओहो भाई, आमिर खुसरो, ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द टाइम, ग्रेट एक्सपोनेंट, इसीलिए इनको तूतिए हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद, क्योंकि ये लिटरेरी वर्क, लिटरेरी पोएट तो थे, साथ ही साथ में ये अच्छे म्यूजिशियन भी थे। पर्शियो अरेबिक रागास, एयर्स बोलते हैं रागास को, एयर, है ना। ये जैसे आयमान, घोड़ा, सनम, ये सब ये म्यूजिक में इंट्रोड्यूस करते हैं, और सितार, तबला जैसी चीजें जो है खुसरो ये बना देते हैं। तबला भी कहा जाता है कि खुसरो नहीं बनाया है, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में इसका ज्यादा प्रोमिनेंट रोल आता है ना ये चीज। ओके, इस हर फ्राइडे नमाज के बाद में जो है ये म्यूजिक होता था, और इसीलिए जो है फिरोज शाह तुगलक उसमें आते थे। फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी इंडियन म्यूजिक का जो क्लासिकल वर्क है, राग दर्पण, ये काफी इंपॉर्टेंट भैया, पर्शियन में ये कन्वर्जन है ना। इस राग दर्पण नाम की बुक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक।
है ना? यस, फिरोज शाह तुगलक, ये काफी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल ट्रीटीज है ना? यस, हुसैन शर्की, ये भी बहुत, जौनपुर के जो राजा थे, है ना? इनके भी काफी ये भी काफी हाईली पैट्रॉन थे, है ना? पीर बोधन, है ना? ये सेकंड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द एज इनको कहा जाता है, सूफी सेंट थे ये, है ना? ये इस टाइम पर सुल्तान हसन शर्की के टाइम को बिलोंग करते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। भैया ग्वालियर घराना कौन नहीं जानता इसे यार, ग्वालियर में, है ना? मान सिंह मन कौथल ये बुक लिखते हैं, मान सिंह का एक बुक है मन कौथल, है ना? ये पूरा म्यूजिक के ऊपर रिलेटेड है। मुस्लिम के टाइम पे ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, पर मान सिंह के अंडर में ही इस बुक को लिखा गया, मन कौथल। यस भैया, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करोगे ना, तो ग्वालियर घराना बोलते हैं ना, घराना भैया, घरानाज होते हैं, है ना? यस, ग्वालियर घराना काफी फेमस है। यस, इसका एक अलग डिस्टिंक्ट स्टाइल है म्यूजिक का, ग्वालियर का। ओके, ये चीज डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, ठीक है? ये चीज, और कश्मीर में भी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक स्टार्ट होता है। जब सिकंदर लोधी जौनपुर को जीत जाते हैं, तो लेविश स्केल पर पैटर्नाइज करना शुरू कर देते हैं वो म्यूजिक को। फिर उसके बाद में जब लोधीज की डायनेस्टी खत्म हो जाती है, फिर मुगल्स के टाइम में, स्पेशली इन द टाइम ऑफ अकबर, सेन ग्वालियर घराने को बिलोंग करते हैं बेटा जी। यस, ये बात ओके। तो भाई दोस्तों, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लेसन, तो लाइक करें, है ना? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके। और भैया मैं अभी भी कहूंगा यार, 2021 या 22 को अगर टारगेट कर रहे हो, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज द कोड अमित मोदी, इससे क्या होगा, आपकी रेगुलरिटी बनेगी। क्या बनेगी? रेगुलरिटी, है ना? और आपके क्रैक करने की, यूपीएससी को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही होलिस्टिक अप्रोचेस के साथ में जो है प्लस के ऊपर पढ़ाया जाता है। भैया ये देखो, यूट्यूब के ऊपर दोनों अप्रोचेस को कैरी करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी, ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासरूम कोर्सेज जैसा ही है बेटा, है ना? प्लस का जो कोर्स है, इसलिए यहाँ पर सारी चीजें कवर अप इजीली हो जाती है। सो गाइस, थैंक यू, और लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना अगर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है? ये चीज तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।